हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम फिजिक्स के साथ साथ अब केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। और आज की हमारी क्लास है बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे थे सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसमें लास्ट टर्न पे हमने किया था फैक्टर्स जो सीएफटी यानी कि सीएफएसई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन हम इसमें आज पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें, आप पहले एक चीज देख लीजिए। आपको वीडियो में क्लासेस के टाइमिंग को लेकर कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स इंस्टाग्राम पर क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको पहले फिजिक्स गुरु इंडिया आईडी को फॉलो करना होगा और वहां से आप हमसे मैसेज करके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और फिर वहां पर सर्च करना होगा फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको डेली वीडियोस पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इससे आपकी एबी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ सीएफटी। सीएफटी जो थी हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग के बारे में बताया गया था। मेटल और लिगेंड जो होते हैं ये आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें मेटल क्या करता है, मेटल और लिगेंड जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इसमें एक रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है। कैसा रिपल्सन फोर्स क्रिएट होता है, मेटल और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। और जब हमारा रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा तो उसमें जो हमारा डी सबशेल होता है वो स्प्लिट हो जाता है। डी सबशेल स्प्लिट हो जाता है तो वहां पे एक एनर्जी गैप क्रिएट होता है। किसमें, लोअर एनर्जी लेवल और हायर एनर्जी लेवल में एक एनर्जी गैप क्रिएट होता है। और जो एनर्जी गैप क्रिएट होता है लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के बीच, तो उसमें क्या होता है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी के बीच डी ट्रांजिशन होता है। डी सबशेल स्प्लिट होता है तो क्या होता है, डी ट्रांजिशन होता है। और डी ट्रांजिशन जो होता है उससे हमारा क्या होता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो कलर्ड नेचर देता है। किसकी वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से। तो इसमें जो हमारी पहली एप्लीकेशन है वो यही है कि जो हमारी ये सीएफटी है ये कॉम्प्लेक्स की कलर्ड नेचर के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकती है। अब कैसे करती है, जो कलर्ड नेचर होते हैं, जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स हमारे कलर्ड कंपाउंड देते हैं, उसमें जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम उसमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए। जो हमारा डी सबशेल होता है ये हमारा पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होने चाहिए। इसमें कोई भी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो, पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। और जब हमारा डी सबशेल पार्शियली फिल्ड होगा तो इसमें क्या होगा, डी ट्रांजिशन, और जो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी कलर्ड नेचर के लिए कॉम्प्लेक्स की। तो चलिए इसमें आप लिखते हैं, पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम। इसमें पहले स्टार्ट करेंगे, इट एक्सप्लेन इट CFT explain the colored nature of complex, the complex in which central metal has partially filled d subshell, partially filled D1 to D9, D10 में तो फुल फिल्ड हो जाता है d subshell, तो इसमें partially filled d subshell होता है और जो पार्टिसिपेट करता है डी ट्रांजिशन में। तो इसमें लिखो, इट एक्सप्लेन द कलर्ड नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, it explain the colored nature of complexes, कॉम्प्लेक्सेस की कलर्ड नेचर के बारे में बताता है। इन कॉम्प्लेक्स, ये द कॉम्प्लेक्स इन विच क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होना चाहिए, इन विच डी सबशेल या सेंट्रल मेटल एटम हैज पार्शियली फिल्ड डी सबशेल। central atom, the complex in which central metal
central atom has partially filled d subshell. Has partially filled d subshell. पार्शियली फिल्ड डी सबशेल कहां से कहां तक होता है? D1 टू D9. D10 में क्या हो जाएगा? D10 में सारे सबशेल कैसे हो जाएंगे? फुल फिल्ड हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे? पेयर्ड फॉर्म में. कैसे हो जाएंगे? पेयर्ड फॉर्म में. पार्शियली फिल्ड डी सबशेल D1 टू 9 तक. कहां से? D1 से D9 तक. तो ये क्या होगा? ये पार्टिसिपेट करेगा डीडी ट्रांजिशन में. पार्टिसिपेट्स इन डीडी ट्रांजिशन. डीडी ट्रांजिशन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा. और ये इसमें क्या होगा? डीडी ट्रांजिशन में एनर्जी गैप क्रिएट होगा. एंड क्या क्रिएट होगा? एनर्जी गैप क्रिएटेड. जो एनर्जी गैप क्रिएट होगा, किसके बीच का एनर्जी गैप क्रिएट होता है? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल और हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के बीच में. तो एनर्जी गैप क्रिएट होता है. ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? एनर्जी गैप क्या शो करता है? हमारा कॉम्प्लेक्स की कलर्ड नेचर. द एनर्जी गैप क्रिएटेड इज रिस्पॉन्सिबल for the colored nature of complex. For the colored nature of complex. ये चीज क्लियर हो गई. रीजन पता चल गया हमें कि जो कलर्ड नेचर होते हैं कैसे क्यों शो करते हैं. क्योंकि कलर्ड नेचर शो करने के लिए हमारा डी सबशेल कैसा होना चाहिए? पार्शियली फिल्ड. यानी कि वो फुल फिल्ड नहीं होना चाहिए, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में नहीं होने चाहिए. पार्शियली फिल्ड डी सबशेल होगा तो इसमें क्या होगा? डीडी ट्रांजिशन होगा. डीडी ट्रांजिशन होगा तो लो एनर्जी लेवल और हाई एनर्जी लेवल के बीच क्या क्रिएट होगा? एनर्जी गैप क्रिएट होगा. और जो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स की कलर्ड नेचर के लिए. तो ये चीज क्लियर हो गई. अब इसमें एक एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल के बेसिस पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं कलर नेचर शो करते हैं. तो अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन देखिए. जो हमारे इसमें दो कॉम्प्लेक्सेस दे दिए. कौन कौन से? SeH2O का 6+3 और TiH2O का 6+3. तो ये हमारे दो कॉम्प्लेक्सेस दे दिए. अब इसमें दे दिया है जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है ये कलरलेस है और जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है ये कलर्ड है. हमें बताना है कि ये क्यों होते हैं और रीजन क्या है, हमें ये बताना है. तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें मेटल का क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. मेटल का क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. फिर डी सबशेल देखेंगे उसमें कि डी सबशेल जो है हमारा पार्शियली फिल्ड है या फुल फिल्ड है, और फिर उसके बेसिस पर हम उसकी कलर्ड नेचर बताते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम Sc का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. पहले 21 Sc यानी कि ग्राउंड स्टेज में करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ग्राउंड स्टेज में जब 21 Sc का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 4s2 3d1 आ जाएगा. देखो कैसे आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1. ये हो गया Sc का. अब क्या करेंगे? इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, यानी कि इसकी आयनिक स्टेज के लिए या एक्साइटेड स्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे. एक्साइटेड स्टेज में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो. इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे आउटर मोस्ट शेल में से. क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
आउटर शेल ये है हमारा, जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ से हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं? यहाँ से हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें से रिमूव हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d वाले में से रिमूव हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों जो हमारे सबशेल्स हो गए, ये हमारे रिमूव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिमूव, क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इनको ऐसे लिख लीजिए 4s0 और 3d0, मतलब इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर इन्हें आप लिखिए ही मत। तो ये तो हो गया हमारा किसका? 21sc का। अब क्या करेंगे? हम करेंगे Ti22 टाइटेनियम। इसका भी पहले ग्राउंड स्टेज में करेंगे। ग्राउंड स्टेज में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2। और इसका क्या करेंगे? अब हम इसका ऑक्सीडेशन का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। किसके लिए? +3, यानी कि 22Ti+3 के लिए। 22Ti+3 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d1। क्या आ जाएगा? 4s0, 3d1, या 4s वाला हटा दीजिए। अब ये कैसे हुआ? यहाँ पे कितने? +3 है। यहाँ पे कितना चार्ज है? +3। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किससे होते हैं? आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इससे रिमूव हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होगा? 3d2 से। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3d1। अब इसमें आप देख के खुद बता सकते हो कि जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है ये कलरलेस क्यों है, और ये जो हमारा सेकंड वाला Ti वाला कॉम्प्लेक्स है ये हमारा कलर्ड क्यों है। इसमें जो फर्स्ट वाला देखो, इसमें Sc में, क्या इसमें भी कहीं भी d सबशेल पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें खुद देखिए और बताइए, जो हमारा d सबशेल है Sc के लिए, इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, क्या कलर्ड नेचर शो कैसे करेगा ये? क्योंकि इसमें एक तो d सबशेल ही नहीं है। जब इसमें d सबशेल नहीं है तो इसमें dd ट्रांजिशन नहीं होगा। dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो इसमें एनर्जी गैप क्रिएट नहीं होगा। एनर्जी गैप क्रिएट नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसी नेचर शो करेगा? कलरलेस, या इसको व्हाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कलरलेस या व्हाइट। जो हमारा सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है, सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा? ये हमारा ये वाला है TiH2O का 6+3। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, जब हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन किया तो जो हमारे d सबशेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा d सबशेल है वो कैसा? पार्शियली फिल्ड है। इसमें d सबशेल पार्टिसिपेट कर रहा है। d सबशेल क्या कर रहा है? इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन है तो कैसी नेचर शो कर? इसमें क्या होगा? dd ट्रांजिशन होगा। dd ट्रांजिशन होगा तो एनर्जी गैप क्रिएट होगा, और एनर्जी गैप क्रिएट होगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? हमारा कलर्ड होगा। तो ये हो गया हमारा रीजन कि जो हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कलरलेस नेचर की शो करते हैं, या तो उनका d सबशेल फुलफिल्ड होता है या d सबशेल हमारा पार्टिसिपेट ही नहीं करता। जैसे इसमें ये d सबशेल हमारा पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। और जो हमारे कॉम्प्लेक्स कलर्ड नेचर शो करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो d सबशेल पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करेगा तो dd ट्रांजिशन होगा। dd ट्रांजिशन कब होगा? जब हमारा d सबशेल पार्शियली फिल्ड हो। कैसा हो? पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड, dd ट्रांजिशन, देन एनर्जी गैप क्रिएट होगा। एनर्जी गैप क्रिएट होगा तो कॉम्प्लेक्स कलर्ड नेचर शो करेगा। तो इसके एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिए। इसमें आगे बात करते हैं। आगे क्या है इसमें हमारा? पॉइंट 1 तो हो गया कलर्ड नेचर के लिए। जो पॉइंट 2 में क्या है हमारा? जो पॉइंट 2 है उसमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से किसी भी कॉम्प्लेक्स की पैरामैग्नेटिक या मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? जो हमारे d सबशेल में या सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसमें जो हमारा d सबशेल पार्टिसिपेट करता है, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, कितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कैसा होता है? वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा तो वो
एटम जो होता है हमारा वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कैसा बिहेवियर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक। कोई भी हमारा सेंट्रल एटम ले लीजिए, कोई भी हमारा मेटल एटम है, अगर उसमें कैसे है, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, किसमें? डी सब शेल में। डी सब शेल में कैसे हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। और कैसी नेचर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा बिहेवियर होगा उनका? पैरामैग्नेटिक। तो ये चीज क्लियर होगी। मेटल एटम जो होगा, अगर उसमें डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। और कैसा बिहेवियर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। कैसा बिहेवियर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक। और इसके जस्ट अपोजिट चलते हैं, तो अगर हमारा मेटल एटम जो है, मेटल एटम में डी सब शेल में कैसे हो? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो। कैसे हो? सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? रिपेल होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल। और कैसा बिहेवियर शो करेगा? डायामैग्नेटिक। कैसा बिहेवियर शो करेगा? डायामैग्नेटिक। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गई कि हमारा पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कब शो करता है। और अब हम बात करते हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते रहते हैं। देखो, जो हमारा डी सबशेल होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी सबशेल में किसी एटम के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी एटम के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं तो उनका मैग्नेटिज्म इंक्रीज होता है। कैसा मैग्नेटिज्म? पैरामैग्नेटिज्म जो होता है वो इंक्रीज होता रहता है। अब पैरामैग्नेटिज्म को हमने क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए एक यूनिट देखी। कौन सी? एक यूनिट होती है मैग्नेटॉन। मैग्नेटॉन यूनिट से जो हमारा है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, पैरामैग्नेटिज्म होता है, वो मेजर कर सकते हैं। और ये बोहर ने दी थी, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? इसलिए इसका नाम रख दिया था बोहर मैग्नेटॉन। अब सभी को पता है किस यूनिट से मेजर किया जा सकता है? बोहर मैग्नेटॉन। और बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन इक्वल्स टू होता है अंडर रूट n+2। n+2। तो ये होता है बोहर मैग्नेटॉन। और आप सभी को पता है यहाँ पे n क्या होते हैं? n होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया हमारी इसमें सेकेंड एप्लीकेशन। तो इसमें हम लिखेंगे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। किसके लिए लिखेंगे? पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। तो इसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे? द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक। The complexes in which central metal has unpaired electron। कैसे इलेक्ट्रॉन हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। आर अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड। कैसे अट्रैक्ट कैसे होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। आर अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। आर अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं और कैसा बिहेवियर शो करते हैं? पैरामैग्नेटिक। एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एंड रिप्रेजेंट्स या शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर।
ये चीज क्लियर हो गई। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे हो गए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसके जस्ट अपोजिट क्या लिखेंगे, डायमैग्नेटिक के लिए। सिमिलरली the complexes in which central metal has paired electrons, the complexes in which central metal has paired electrons, कैसे इलेक्ट्रॉन हो सब पेयर्ड, या डी सबशेल कैसा है, फुलफिल्ड है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, रिपेल होंगे, आर रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होंगे। और कैसा बिहेवियर शो करेंगे, डायामैग्नेटिक, एंड शोज डायामैग्नेटिक बिहेवियर। डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। अब क्या बताएंगे, जो इनका पैरामैग्नेटिज्म होता है वो इंक्रीज होता रहता है, किसके साथ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। देयर पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीजेस। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, इंक्रीज होता है विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होता है। और ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बोहर मैग्नेटॉन से। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय बोहर मैग्नेटॉन। It can be calculated by the term Bohr magneton. It can be calculated by the term Bohr magneton, और वो टर्म क्या होती है, Bm is equal to under root n plus 2, where n equals to number of unpaired electrons, where n equals to number of unpaired electrons। तो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के लिए हम पैरामैग्नेटिज्म मेजर कर सकते हैं, किस यूनिट से, इस टर्म से, अंडर रूट n plus 2, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म वाला क्लियर हो गया। अब इसमें आगे हम करेंगे और ज़्यादा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आगे हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। तो इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है, जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अभी हमने क्या पढ़े थे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़े थे, उसमें जो हमारी सिमेट्री और एसिमेट्री थी, किसमें, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड था उसमें सिमेट्री और एसिमेट्री थी, वो किसके बेसिस पर एक्सप्लेन की गई थी, हमने वो एक्सप्लेन की थी हमने जॉन टेलर इफेक्ट के बेसिस पर। तो इसमें क्या लिखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जॉन टेलर इफेक्ट के बेसिस पर हमने क्या एक्सप्लेन किया था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिमेट्री और एसिमेट्री। सिमेट्री एसिमेट्री क्या होती थी, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। जो ये हमारा क्या होता था, सेंट्रल मेटल एटम, सेंटर में हमारा मेटल होता था, और यहाँ पे क्या होते थे हमारे लिगेंड्स, क्या होते थे यहाँ पे लिगेंड्स,
ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, कैसा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर हमारे मेटल और लिगेंड के बीच जो ये बॉन्ड है, अगर ये जो हमारा ये बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड हमारे सारे बॉन्ड जो है एक ही बॉन्ड लेंथ के हैं, सबकी लेंथ कैसी हो, सिमिलर हो, तो अब क्या होता था हमारा, ये सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स होता था। अगर बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, मान लो इस बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है और इसकी ज्यादा हो गई इससे, तो क्या हो जाती है हमारी, और कॉम्प्लेक्स में असिमेट्री, या कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता था हमारा, डिस्टॉर्टेड। और जो हमारा डिस्टॉर्शन हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ते थे, वो हमारा किसने एक्सप्लेन किया था, जॉन टेलर इफेक्ट से, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए कॉम्प्लेक्सेस का क्या पढ़ा था, कॉन्फ़िगरेशन, की कौन से कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारा लो डिस्टॉर्टेड होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई डिस्टॉर्टेड होता है, और उस पर क्या करे थे हमने, एग्जांपल्स भी किए थे। तो वही चीज हम लिखेंगे, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग जॉन टेलर इफेक्ट। लिखिए इसमें, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस in octahedral complexes the symmetrical and asymmetrical arrangement, the symmetrical and symmetrical and asymmetrical arrangement symmetrical and asymmetrical arrangement of ligand can be explained by using John Taylor effect. In octahedral complexes, the symmetrical and asymmetrical arrangement of ligand can be explained by using John Taylor effect. By using John Taylor effect. जॉन टेलर इफेक्ट से हम यूज कर सकते हैं। देखो ये तो हो गई हमारी, इसमें हमने कुछ ही एप्लीकेशंस लिखी। आप इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें और भी ज्यादा एप्लीकेशंस बना सकते हो। जैसे हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी गैप के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था। तो आप ये चीज भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसमें कुछ ही फैक्टर्स लिखेंगे जो हमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो इसमें CFT जब आप खोल के देखोगे तो उसमें हमने लास्ट वाले 2 पॉइंट्स में क्या लिखवाया था, जो हमारे मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड होता है वो कैसे, वो भी एक्सप्लेन किया गया था। अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक्सप्लेन किया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इन सब के बारे में बताया था। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे हम लिमिटेशन जो CFT में नहीं हो सकते। तो इसको नोट कीजिए, इसमें आगे करेंगे हम लिमिटेशंस ऑफ CFT। देखो लिमिटेशंस में क्या है, जो हमारा CFT में जो लिगेंड होता था, लिगेंड क्या होता था, इफेक्ट ऑफ लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन, जो लिगेंड का इफेक्ट होता था वो सिर्फ हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए वो बताया गया था। ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबशेल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी डी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स थे उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए बताया था। लेकिन जो हमारा इफेक्ट ऑफ लिगेंड है वो हमारे P और F के ऑर्बिटल्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता CFT में। CFT में क्या होता था, डी सबशेल के ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता था, कैसे लिगेंड्स की, वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, इसके बेसिस पर। लेकिन वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकती CFT, P और F के ऑर्बिटल्स के बारे में। तो ये हो गई इसकी पहली कमी। तो इसमें क्या हो गया, पहली लिमिटेशंस लिखेंगे हम, इन CFT द इफेक्ट ऑफ लिगेंड हैज बीन एक्सप्लेन्ड ओनली फॉर ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबशेल। तो पहली लिमिटेशन क्या हो गई इसकी, पहली लिमिटेशंस में लिखो, इन CFT द इफेक्ट ऑफ लिगेंड, इन CFT crystal field theory, the effect of
ligand. The effect of ligand has been explained. The effect of ligand has been explained. किसके लिए एक्सप्लेन किया था? डी सबशेल के ऑर्बिटल्स के लिए. ओनली on the orbitals of d subshell. Orbitals of d subshell. But it cannot explain the behavior of. But it cannot explain the behavior of किसके बिहेवियर के बारे में नहीं बताता? पी और एफ के ऑर्बिटल्स के बारे में. बिहेवियर ऑफ पी एंड एफ ऑर्बिटल्स. तो ये हो गई इसकी हमारी पहली कमी. किसकी? CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की. अब इसमें बात करते हैं जो हमारे डिफरेंट लिगेंड्स हैं वो अरेंज किए जाते हैं कैसे? एक सीरीज में अरेंज किए थे. देखो जो हमारे लिगेंड था वो एक सीरीज में अरेंज किया गया था. कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ये हमने एक ऑर्डर में अरेंज किया था. कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. किसकी? लिगेंड की फील्ड कैपेसिटी तो होती थी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर उससे कम वीक फील्ड लिगेंड, फिर ऐसे स्टार्ट हुआ था स्ट्रॉन्ग फील्ड और फिर वीक फील्ड लिगेंड. इस तरीके से चले थे हम. लेकिन जो ये हमारा थ्योरी थी ये क्या किस चीज में एक्सप्लेन की थी हमने? ये जो हमने सीरीज बनाई थी किसके लिए बनाई थी? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए. इसको क्या बोलते थे हम? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्या बोलते थे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम लिगेंड्स के बारे में बताते थे. ये जो है हमारा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं है. ये जो हम ऑर्डर फाइंड करते थे, क्या ऑर्डर था हमारा? पहले CO, CN, इस तरीके से जो हमारा ऑर्डर था. लास्ट में क्या थे? हेलोजेंस, FCl, BRI. ये जो हेलोजेंस, ये जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर था ये हमारा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं किया गया है CFT के लिए. तो इसमें सेकंड पॉइंट जो होगा हमारा यही होगा कि जो हमारी CFT स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला जो हमारा ऑर्डर था वो थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं है. डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज. तो इसमें पहले लिखो डिफरेंट लिगेंड्स are arranged in a series. Different ligands are arranged in a series. कैसे? उसके increasing order में. कैसे? In order of their increasing field capacity. In order of their increasing field capacity. इंक्रीजिंग फील्ड कैपेसिटी के में ऑर्डर होता था जो हमारा ऑर्डर होता था. पर ये कैसा है? हमारा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं है. बट इट कैन नॉट बी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन्ड. कैसा एक्सप्लेन नहीं है? थ्योरेटिकली. तो ये हो गई हमारी इसकी सेकंड लिमिटेशन. मतलब जो हमारा ऑर्डर है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्यों बताया गया था, ये जो हमारा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं है. तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड लिमिटेशन. अब जो हमारा देखो क्या होता था, सिमेट्री और एसिमेट्री होती थी. किसमें? कॉम्प्लेक्सेस में. कॉम्प्लेक्सेस में कैसी होती थी? सिमेट्री और एसिमेट्री होती थी. ये जो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल बिहेवियर था ये हमारा सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक्सप्लेन किया गया है. किसके लिए एक्सप्लेन किया गया है? जब हमने ऑक्टाहेड्रल पढ़ा था, फिर टेट्राहेड्रल पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था? स्क्वायर प्लेनर. जो हमने तीनों कॉम्प्लेक्स पढ़े थे इसमें सिर्फ पहले वाले यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमने जॉन टेलर इफेक्ट यानी कि
सिमेट्री और असिमेट्री यूज की थी, लेकिन जो हमारे रेस्ट वाले 2 कॉम्प्लेक्सेस थे कौन कौन से, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, उसके लिए हमने क्या नहीं यूज किया था, जॉन टेलर इफेक्ट नहीं यूज किया गया था। तो ये है इसकी सेकंड लिमिटेशन, क्या है, CFT की सेकंड लिमिटेशन। तो इसमें थर्ड पॉइंट बना के लिखो, द सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल बिहेवियर द सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल बिहेवियर क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, इज एप्लीकेबल ओनली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हो गई हमारी इसकी थर्ड लिमिटेशन। तो ये चीज क्लियर हो गई। पहली क्या हो गई हमारी, पहली हो गई हमारी जो हमारा इफेक्ट ऑफ लिगेंड था, ये सिर्फ डी सबशेल के ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, पी और एफ सबशेल्स के ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती CFT। जो सेकंड है इसमें, सेकंड लिमिटेशन क्या है हमारी, सेकंड लिमिटेशन है हमारी इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पर, जो हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये हमारी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं है। तो थर्ड क्या हो गई इसमें हमारी, थर्ड लिमिटेशन हो गई इसमें हमारी, जो हमारा सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल बिहेवियर था किसका, लिगेंड का और मेटल के बीच में सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल बिहेवियर था, ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये हमारे टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी CFT, और CFT खत्म होने के साथ साथ कंप्लीट होता है हमारा ये वाला चैप्टर भी। तो ये चैप्टर हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, CFT पढ़ी है, फिर हमने क्या पढ़ा है, हमने स्प्लिटिंग ऑफ डी सबशेल किसके लिए पढ़ा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ा है, टेट्राहेड्रल के लिए पढ़ा है, स्क्वायर प्लेनर के लिए पढ़ा है, तीनों के लिए हो गया। तीनों में क्या क्या देखा हमने, एनर्जी गैप भी पढ़ी। एनर्जी गैप क्या होती थी, एनर्जी गैप ऑक्टाहेड्रल के लिए होती थी कितनी, DQ इज इक्वल टू 10 डेल्टा, यही होती थी 10 डेल्टा, और क्या 10 डेल्टा नॉट। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या बना देते, डेल्टा O, और टेट्राहेड्रल के लिए क्या होती थी, डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होती थी 0.45 डेल्टा नॉट, और स्क्वायर प्लेनर के लिए होती थी 1.3 डेल्टा नॉट। तो ये चीज क्या पढ़ी थी हमने, इनकी स्प्लिटिंग एनर्जी। और फिर क्या पढ़े थे हमने कल पढ़े थे हमने इसके फैक्टर्स जो हमारी CFT को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे चार्ज ऑन मेटल या क्वांटम नंबर, इस तरीके से हमने कुछ वे पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे इसमें जो हमारी CFT में किसको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी को क्या करते थे, इफेक्ट करते थे। आज क्या पढ़ा हमने इसमें, एप्लीकेशन और ये लिमिटेशंस। तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है वाली चैप्टर, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे हम, नेक्स्ट टर्न पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।